वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश फेडरल बोर्ड का। और चैप्टर नंबर 2 है द आर्ट ऑफ मुस्लिम विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब हमने पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने द प्रॉफिट के ऊपर पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं द आर्ट ऑफ मुस्लिम विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब है ना, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द आर्ट ऑफ मुस्लिम विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम दी आर्ट, अच्छा इसको है ना मैं बाद में बताता हूँ। फिर यहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम विमेंस मतलब मुसलमान औरतें, और फिर यहाँ पे ये एक अल्फाज है एंटरप्रेन्योरशिप। आप कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेस, और कुछ नहीं। मतलब बिजनेस चलाना, बिजनेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप के। आप एंटरप्रेन्योर हो, उसका मतलब ये है कि आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो। तो अभी ये जो चैप्टर है, ये है मुसलमान औरतों के बिजनेस चलाने का अंदाज, या फिर दी आर्ट। मतलब इस सेंटेंस में या फिर इस फ्रेज में आर्ट का मतलब कला। तो आप समझें कि ये है मुसलमान औरतों का बिजनेस चलाने की, मतलब उनकी कला, मतलब उनका एक टैलेंट, उनकी ये एक खसूसियात के वो मतलब कैसे चलाती हैं बिजनेस, खास करके आपकी जो मुस्लिम औरतें हैं। तो ये है चैप्टर। अब सबसे पहला तो यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद यहाँ पे वोकैबलरी के वर्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के सवाल जवाब हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वोकैबलरी, ग्रामर, ऐसे ही एक्सरसाइजेस हैं जो हम करने वाले हैं। ये है पूरा चैप्टर, और ये है ना हम अगली वीडियोस में करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला जो है हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा था, तो मैं अभी बता देता हूँ कि जब भी मैं एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ूंगा, तो मैं है ना अल्फाज हाईलाइट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैरावैन मैं पढ़ रहा हूँगा, और यहाँ पे ना मैं कैरावैन को अंडरलाइन करूँगा। अगर मैंने कैरावैन को अंडरलाइन किया है, तो आपने ये करना है कि आपने एक अपनी किताब या रजिस्टर या नोटबुक कुछ लेनी है साइड में। आपने 3 कॉलम बनाने हैं उसमें, 3 कॉलम। पहली कॉलम में आप ये अल्फाज लिखेंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो कैरावैन। दूसरे कॉलम में आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आप कहेंगे डेफिनेशन कैसे पता चलेगा, तो यार मैं जाऊँगा गूगल पे, कैरावैन मीनिंग, मैं यहाँ पे कैरावैन मीनिंग सर्च करूंगा। ये कैरावैन की है ना मीनिंग यहाँ पे आ गई मेरे पास। ये देख रहे हैं, कैरावैन मतलब एक बेसिक गाड़ी होती है जो आप है ना घूमने के लिए लेके जाते हैं। और आप यहाँ पे ना पिक्चर्स भी देख सकते हैं अगर आपने पहले कैरावैन नहीं देखी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में होती ही नहीं है कैरावैन्स। तो कैरावैन ये होती है। अगर, और फिर ये दूसरा कॉलम है, उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है जो यहाँ पे होगी। और आप कोशिश करें कि डेफिनेशन ये पूरी छापा ना मारें, क्योंकि फिर बाद में जाके आप है ना अल्फाज भूल जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि आप है ना उसको अपने अल्फाज में लिखें, या शॉर्ट करके लिखें, छोटा सा लिखें। जैसे मैंने बोला, एक ऐसी गाड़ी जो घूमने के लिए हम लेके जाते हैं या हॉलीडेज के लिए लेके जाते हो, रादर देन सेइंग अ व्हीकल इक्विप्ड फॉर लिविंग इन, टिपिकली टोड बाय अ कार एंड यूज्ड फॉर हॉलीडेज। ये इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने बोला था उससे पहले छोटा सा या अपने अल्फाज में आप लिख लें, वो ज़्यादा आसानी होगी। ये एक तरीका है कि आप अपने दूसरे और तीसरे कॉलम्स को भर लें, या फिर आप है ना जाके यहाँ पे को पायलट है या चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, चैट डॉट ओपन एआई में। और उसको आप बोलें कि यार मुझे कैरावैन की डेफिनेशन बताओ और सेंटेंसेस, और एक सेंटेंस है ना एग्जाम्पल लिख के दो, उससे आप सवाल पूछ लें। तो ये है ना आपका टास्क है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करने वाले, तो इससे ना आपकी डेफिनेशंस, ये जो आप वोकैबलरी के अल्फाज है ना, ये याद नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको सबसे आसान और सबसे मतलब बेस्ट तरीका है डेफिनेशंस याद करने का, वोकैबलरी अपनी बेहतर करने का। बाकी हर कोई आपको है ना 500 अल्फाज, 1000 अल्फाज की है ना कोई वोकैबलरी की लिस्ट बना के देगा, और आपको बोलेगा कि यार इसको रटो, और आप है ना पता नहीं 200 किलोमीटर चल रहे होंगे अपने घर में और रट रहे होंगे। वो ऐसे नहीं करते। आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम जिसमें
अल्फाज लिखा होगा, दूसरे कॉलम में जिसमें उस अल्फाज की डेफिनेशन लिखी होगी, और फिर तीसरा कॉलम वो होगा जिसमें आप सेंटेंस लिखने वाले हैं। और आपका काम ये होगा कि आप हर दिन या फिर हर 2-3 दिन उस लिस्ट को है ना देखते रहें। ये आपकी लिस्ट ऐसी है ना बनती जाएगी, और इससे आपकी वोकैबुलरी मतलब समझे क्लासिक हो जाएगी। मतलब ये है ना तरीका, ये सबसे लेटेस्ट और बेस्ट तरीका है। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो बेस्ट बनने वाली है। मैं भी आपको वोकैबुलरी के अल्फाज बताऊंगा जब ये कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं है ना जो अल्फाज यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, आपने ये लिस्ट बनानी है अगर आपने अपनी वोकैबुलरी सबसे अच्छी करनी है। तो अब है ना हम शुरू करते हैं। When I think about women in business, I always go back to the Muslim leader Hazrat Khatija. She was the first wife of the Prophet, as well as a successful businesswoman who controlled one of the most important caravan trades in her time. She was knowledgeable, respected, and business savvy. अच्छा, अब ये जो पहले जो 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, इसमें यार ये लिखा हुआ है कि पुराने ज़माने जो होते थे ना, उसमें होता ये था कि यार औरतों को है ना बिज़नेस करने से है ना रोका जाता था। उनको है ना मतलब मोटिवेट नहीं किया जाता था। उनको है ना कहते थे कि भाई आप घर में बैठो और खाना बनाओ और घर का ख्याल रखो और कुछ नहीं। वो है ना उनको बिज़नेस करने देते ही नहीं थे, या फिर अगर वो करने जाते थे तो ना उनसे है ना ट्रेड करते थे। ट्रेड का मतलब आप उनसे चीज़ें खरीद रहे हो या फिर उनको बेच रहे हो, वो करते ही नहीं थे। वो बहुत मुश्किलात होती थी औरतों के लिए। लेकिन जो हज़रत खतीजा हैं, जो प्रॉफिट की जो वाइफ थी, वो फिर भी है ना बिजनेस करती थी, एंड उन्होंने है ना अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सस्टेनेंस, मतलब बेसिकली जो उनका पूरा घर था उससे है ना पैसा आ रहा था बिजनेस की वजह से, और पूरा जो घर खानदान था ना वो चल रहा था क्योंकि वो बिजनेस चल रही थी, क्योंकि पैसा आ रहा था। अब जाते हैं आगे। Today, Muslim women all around the world are starting their own businesses. We see it at the Caramel Mall, where many of these women are not considered legitimate business owners, but they bring their own business acumen, ambitions, and successes that we can learn from. As female entrepreneurships grows, it's important to appreciate the achievements of our own community in business ownership, financial independence, and beyond. Since I was very young, I dreamed of owning my own business. Watching so many Somali women back home in Yemen and in the US start businesses and succeed motivated me to consider starting my own. But the question was, how? अच्छा, अब ये जो 2 पैराग्राफ है इनमें ये लिखा हुआ है कि यार कि आज के ज़माने में काफ़ी मुसलमान जो औरतें हैं, जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो आजकल है ना अच्छे खासे बिज़नेसेस शुरू कर रही हैं। और जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है, बेसिकली औरतें जो बिज़नेस करती हैं, वो काफ़ी है ना बड़ा होता जा रहा है, जिससे हो ये रहा है कि आपकी बिज़नेस की कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, बिज़नेस बहुत बड़े होते जा रहे हैं, एंड साथ में लोग है ना अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। अब ये जो राइटर हैं, राइटर का नाम है ज़ैनब आबदी। तो ये जो ज़ैनब है, ये है ना जब यमन में होती थी और यूएस में होती थी, तो वो देखती थी बहुत सारी औरतों को कि यार वो बिज़नेस चलाती थी और वो बहुत अच्छे मतलब पैसे भी कमाते थे और बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो हो जाता था उनका। तो उन्होंने भी सोचा कि यार मैं भी बिज़नेस शुरू करूँ, लेकिन उनको पता नहीं था कैसे। उन्होंने पूछा कि यार मैं बिज़नेस कैसे शुरू करूँ? तो अब है ना हम आगे पढ़ते हैं कि वो कैसे शुरू करती हैं। I was so excited to plan and host one of Reviving Sisterhood's economic empowerment events for Muslim women, where the topic was how to start a business. As I thought about my business idea, I came to the session with lots of questions. What are the first steps to opening a small business? How will you know when you're successful? How do you manage failure? The event speakers offered so much experience, advice, and wisdom. तो ये जो ज़ैनब है, इसने है ना बेसिकली ये किया कि ऐसे बहुत सारे बेसिकली वर्कशॉप्स होते थे, और बेसिकली मीटअप प्लान्स होते थे, उसमें वो हर किसी से पूछती थी कि यार हम बिज़नेस कैसे शुरू करते हैं। वो सवाल पूछती थी। कौन से सवाल? बहुत सारे सवाल होती, उसमें से कुछ सवाल ये हैं कि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं कि आप सबसे पहले बिजनेस चलाते कैसे हो, आपको पता कैसे चलेगा, आप कामयाब कैसे हो, आपको कैसे पता कि यार जब आपका बिजनेस नीचे जा रहा हो तो उसको हम ऊपर कैसे लेके जाएं, या फिर कैसे लॉस हम कम करें। ऐसे यूं है ना
वो लोगों से पूछती थी जो आपके वर्कशॉप्स वेबिनार्स ऐसे बहुत सारे होते थे, एंड जो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होती थी उनसे वो पूछती थी कि यार बिजनेस कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आगे Anisa Haji started her own business fighting the skin lightening industry, where dark skinned women are always told that they aren't beautiful unless they are fair and lovely. Anisa's skincare products are aimed at caring for melanated skin and inspiring black and brown women to appreciate their neutral beauty. Annie Kaser's story is another example of passion guiding entrepreneurship. Her business is about embracing her South Asian heritage and its healing traditions in order to create natural wellness products. I loved learning about Anisa's and Annie's businesses. To see their creativity and their business outcomes was so impressive. Sisters who attended the event were adding their experiences, giving advice, and asking questions along the way. तो यार ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इसमें है ना दो बिजनेस वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है। एक है अनीसा, दूसरी है एनी। तो सबसे पहले अनीसा जो है उसने अपना बिजनेस शुरू किया था उनके अगेंस्ट। सो बेसिकली ये था कि यार आपने आजकल है ना क्रीम्स लोशंस और ऐसे बहुत सारी कंपनीज के ना ऐसे आपने देखे होंगे, जैसे लॉरियल हो गया और फेयर एंड लवली हो गया, सनसिल्क हो गया, हेयर एंड शोल्डर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो बेसिकली कहते हैं कि यार आप जब तक गोरे नहीं होते ना तो तब तक आप खूबसूरत नहीं है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स क्रीम लोशन पाउडर और ऐसे ही वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिससे यार हो सके ये कि वो ज़्यादा गोरे लगे एंड ज़्यादा है ना फिर वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ज़्यादा खूबसूरत लगें। ये था। लेकिन जो अनीसा थी ना उसने बोला कि यार भले आप वाइट ना हो, भले आप गोरे ना हो, भले आप ब्लैक हो या ब्राउन हो, मसला नहीं है, उसमें भी आप खूबसूरत लग सकते हो। एंड उसका बिजनेस है ना ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐसे ही हो गए क्रीम लोशन शैम्पू एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। उसका ये था कि यार मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊं जो मतलब अच्छे हों आपकी हेल्थ के लिए, और साथ में लोगों के यार ऐसे जहन में ना लगे कि यार जब तक आप गोरे नहीं होते तब तक आप खूबसूरत नहीं होते। तो ये इसका बिजनेस था। फिर दूसरी आ गई आपकी एनी। अब एनी थी उसने भी नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स है ना निकाले। नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स यार आपने है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ये भी मतलब समझ लें आप, जैसे शैम्पू हो गया साबुन हो गया फेस वॉश हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो यार उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और गंदे गंदे केमिकल्स मिलाए जाते हैं आर्टिफिशियल, वो है ना इंडस्ट्री से बने हुए होते हैं। तो यार एनी जो थी उसका था कि यार मैं है ना ऐसे प्रोडक्ट्स बेचूं जो नेचुरली बने हुए हो, कुदरती बने हुए हों, और उसको है ना ज़्यादा मतलब उसमें केमिकल्स आर्टिफिशियल ऐसे ही ना डाले जाएं ताकि वो हमारे लिए है ना सेहत के लिए अच्छे हों। तो ये है ना इन दोनों पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। और अम, उसके अलावा बेसिकली इवेंट्स भी है ना होते थे, जैसे वर्कशॉप से ग्रुप इवेंट्स समझे है ना, इसमें है ना औरतें सब मिलती थी और उसमें है ना हर कोई औरत है वो अपने है ना बिजनेस के एक्सपीरियंस बताती थी और साथ में है ना एडवाइस देती थी कि यार अगर आपको बिजनेस करना है तो आप ऐसे करो ये करो वो करो, और है ना किसी को सवाल होते थे वो भी पूछते थे। One of the things that Anisa said was, remember what motivates you to start a business. What is the spark that pushes you toward entrepreneurship? And what is your end goal? These questions are important in keeping business owners aligned with their intentions. Although we want to earn money and become financially successful, what often motivates an entrepreneur the most is a personal mission or passion. Especially for Muslim women, business owners, community awareness, changing narratives, or giving back may be just as important as profit. And that is what I call the art of entrepreneurship. I had to ask myself, beyond starting a business, what do I really want to accomplish? What are my entrepreneur goals and dreams? I realized that I am most interested in getting my own food truck so I can cook Yemeni food in Minnesota and introduce my Yemeni culture to my fellow Minnesotans. The thing that motivates me is my love for sharing a meal and connecting with people. I love cooking for others and building community over a warm meal, and I want to do that through this business. My next step after this event is to talk to owners of restaurants or food trucks so I can learn more about their journeys and the steps that I need to take to start my business. I'm planning to find a small group of people from the office that I can cook for from my home and get
and get feedback before starting big. अब यार ये जो दो पैराग्राफ्स हैं, इसमें बेसिकली ये है कि अनीसा ने ये बोला कि यार बिजनेस शुरू करने से पहले आपका मतलब मोटिवेशन क्या है, मतलब आपको मोटिवेट क्या कर रहा है, मतलब आप क्यों कर रहे हैं। तो यार हर मोस्टली जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम बिजनेस करते हैं पैसों के लिए। पैसे तो ठीक है, लेकिन यार बिजनेस में अगर आपको बहुत आगे जाना है, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो यार आप खाली पैसों के पीछे ना भागें, आप बिजनेस के थ्रू देखें कि यार आप क्या इम्पैक्ट अचीव करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अनीसा और एनी का हम लेते हैं एग्जांपल, तो उनको ये था कि यार हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लोशन, क्रीम, जो वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे बिकें, अच्छे वाले बिकें, ताकि मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स आएँ, ताकि उससे हो ये सके कि औरतें हैं वो सही वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें। वरना ये तो आजकल यार आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है और आप बीमार भी हो जाते हैं। तो उनको ये था। अब और भी एग्जांपल है, लेट्स से रियल एस्टेट का बंदा है, रियल एस्टेट वाला बंदा बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसकी एक मोटिवेशन ये हो सकती है कि यार लोगों को घर मिल रहे हैं जिसमें वो रह सकें, ताकि वो एक अच्छे से घर में रह सकें और वो खुशी है ना, खुशी और खुश तरीके से ना रह सकें। ये हो गया रियल एस्टेट वाला। उसके अलावा कोई किसी का कारोबार होगा कि यार मैं दवाइयाँ बेचूं। अब पैसा तो बहुत मिलेगा उसको, लेकिन उसको ये होगा कि यार मेरी दवाइयों की वजह से लोग हैं ना, इंसान जो हैं उनको है ना ट्रीटमेंट मिल रही है, वो है ना ठीक हो पा रहे हैं, बीमारियां हट रही हैं। तो ये है ना एक मतलब बिजनेस शुरू करने का बेसिकली एक वो होता है, एक माइंडसेट होता है। एक होता है कि यार मुझे मोटिवेट क्या कर रहा है कि मैं बिजनेस करूं। ठीक है, तो आपकी नीयत क्या है, खाली पैसा कमाना है या फिर लोगों की मदद करना भी है। और बिजनेस यूजुअली किया जाता है लोगों की मदद करने के लिए, ताकि आप बहुत आगे जा सकें। फिर अब जो ये लड़की हैं जैनब, अब इनको ये था कि उनको बिजनेस शुरू करना था। तो उन्होंने बोला कि यार मैं क्या करना चाहती हूँ। तो वो है ना मिनेसोटा में रहती है। मिनेसोटा एक शहर है, अम, एक शहर है यूएस में, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची शहर है ना, वैसे ही मिनेसोटा एक शहर है अमेरिका में। तो यार वो यमन से थी। यमन एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, वो सऊदी के थोड़ा सा नीचे है। तो अब वो यमन में थी एंड वो यूएस चली गई। अब यार उस वो जो यूएस में थी, तो वहाँ पे यमनी खाना नहीं मिलता था, और साथ में वहाँ पे यमनी कल्चर नहीं होता है। यमनी कल्चर यार जैसे पाकिस्तान में कल्चर यार ये है कि आप शलवार कमीज पहनते हो, सिंध में ये है कि यार आप अजरक पहनते हो। और खाली कपड़े नहीं, खाने पीने भी हो गए। जैसे सिंध में आप आते हो, यहाँ पे आपको थादल जैसे सिंधी कल्चर है। और ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हैं। मिठाइयाँ जैसे हो गई कुछ खास, जैसे आप समोसा जलेबी लेते हो, ये सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर है। तो यार जब वो मिनेसोटा में थी, जब वो अमेरिका में थी, वहाँ पे यार ऐसी चीज़ें नहीं थी। अब ये पाकिस्तानी है, यमनी कल्चर मुझे नहीं पता यमन में क्या खाना मिलता है, कल्चर क्या है। तो मतलब समझे आप, वहाँ का जो कल्चर है ना यमन में, वो है ना उसको यार मिनेसोटा में लेके आना था, अमेरिका में लेके लेके आना था, ताकि यार ताकि यमन वाली जो वाइब्स है ना वहाँ पे है ना उसको प्रमोट करनी थी। और उसने है ना कहा कि यार मैं इसका बिजनेस शुरू करती हूँ। तो उसने ये कहा कि यार सबसे पहले है ना मैं शेफ़ बन जाती हूँ, मतलब मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ। खाना पकाने से पहले उसने प्रैक्टिस की कि यार मैं पहले है ना खाना बनाऊँ और लोगों को खिलाऊँ, उनसे पूछूं कि यार कैसा खाना बना है, ताकि अगर अच्छा है तो है ना मैं बेचूँ आगे जाके। तो उसको ये था कि है ना पहले सबसे मैं शेफ़ बन जाऊँ और रेस्टोरेंट खोलूँ जिसमें ना यमनी खाना मिलता हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। I encourage every Muslim woman to think about how their passions and their talents align and how they can turn that into a business. We have been taught that a business market is a competitive place that we should stay away from, but there are so many examples from our own communities that show us the possibilities of overcoming business challenges. We see women entrepreneurs develop a sustainable income from another source where they can help their family and their community. We need to follow the lead of these women and start our own businesses. Even if your business starts small or experiences failure, you are up you are still uplifting yourself and your family financially, and you are becoming the next example of an entrepreneur for the next generation. So अब इसमें यह है कि यार
जो आपकी ये जो ज़ैनब है, ये है ना हर किसी को इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि यार आप, हर मुस्लिम वुमेन को कहती है कि यार आप बिज़नेस शुरू करो और आपके जो पैशन है, आपका जो शौक़ है और जो आपके टैलेंट्स हैं, जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं, उनको आप इस्तेमाल करो, आप एक बिज़नेस खोलो। और इससे, और भले बिज़नेस करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप हार ना मानो, फिर भी आप बिज़नेस खोलो। और इससे फ़ायदा ये है कि यार पैसा आता है और उससे आपका घर है, घर चलता है, और साथ में आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके लोग हैं आस-पास में, उनको भी फ़ायदा होता है आपके बिज़नेस की वजह से। तो भले आपका बिज़नेस बहुत बड़ा ना हो या फिर शुरू में आप है ना प्रॉफ़िट इतना ना कमा रहे हों, फिर भी है ना आप एक मिसाल बन रहे हो एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिज़नेसमैन या बिज़नेस वुमन की। तो आप उसकी वजह से कंटिन्यू करते रहें अपना बिज़नेस को। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हैं ज़ैनब आबदी। और हाँ, इससे हमारा है ना कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म हो गया है। तो ये पोस्ट रीडिंग सवाल हैं, आपकी मर्ज़ी अगर आप करना चाहें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि है ना ये ऐसे सवाल है ना काम के नहीं होते, जो डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं ना सवाल, वही है ना एग्ज़ाम में आते हैं। फिर ग्लॉसरी आ गई, तो अब इससे है ना हमारा कॉम्प्रिहेंशन पूरा हो गया है। अब अगली वीडियो में हम है ना ग्लॉसरी, मतलब ये जो अल्फाज है ना वोकैबुलरी के वर्ड्स, हम वो करने वाले हैं। मैंने है ना ऊपर इधर अल्फाज है ना मैंने हाईलाइट किए थे, अंडरलाइन किए थे। ये जो अल्फाज है इनको प्लीज़ है ना आप एक कॉलम बना के, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, वैसे ही आप है ना बना के एक लिस्ट बना लें। उससे है ना बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, जब हम अगली वीडियो में ये करने वाले हैं अल्फाज, और साथ में आगे जाके भी आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें ना नीचे कमेंट डाउन मेंशन कर लें, हमें कमेंट कर लें, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। या फिर आप है ना वीडियो को वापसी भी देख सकते हैं। उसके अलावा मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर लें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर है ना अगली वीडियो में देख मिलते हैं। और अगर आपको है ना प्राइवेट ट्यूशन्स की ज़रूरत हो, जिसमें हम वन ऑन वन और साथ में ग्रुप में भी है ना ट्यूशन्स कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, इंटर और मैट्रिक, क्लास 9 और फर्स्ट ईयर, सब सब्जेक्ट्स की हम है ना ट्यूशन कराते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप है ना हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, या फिर आप है ना हमें या फिर आप है ना डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढ सकते हैं वो नंबर। तो फिर है ना अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम ग्लॉसरी डिस्कस करने वाले हैं।